हेलो गाइस, समरी एज इट इज के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है हम एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। उसका सबसे पहला चैप्टर आज देखेंगे, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। समरी एज इट इज का एक टेलीग्राम चैनल भी अभी लॉन्च हो चुका है, आप जाके वहां पे विजिट कर सकते हैं। वहां पे सुबह 8 बजे से पहले सारे के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं। ई बुक, शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी वहां पे रेगुलरली अपलोड होते रहते हैं। और दिस इज अ प्लेटफॉर्म कनेक्टिंग ऑल सिंसियर स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री। जैसे कि आज हम देखेंगे क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसको एक स्टेप बाय स्टेप मैनर में देखते हैं पहले कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, ऑफ कोर्स। फिर देखेंगे लोग कहाँ रहते थे। फिर देश का नाम इंडिया या भारत। अतीत के बारे में कैसे जाने, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अतीत एक या अनेक, ऑफ कोर्स, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और तिथियों का मतलब क्या है। तो जैसे आपने देखा कि ये चैप्टर खुद ब खुद एक क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को हमने इस 5 सब क्वेश्चंस में डिवाइड कर लिया। जिसको ये 5 सब क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, उसको ये बड़ा सा क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हिस्ट्री क्लियर हो जाता है। उसके पहले भारतीय उपमहाद्वीप की बहुत बार चर्चा करूंगा, बहुत बार उसका नाम लूंगा। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्टिनेंट एंड अ सब कॉन्टिनेंट। एक महाद्वीप और सब उपमहाद्वीप में क्या डिफरेंस होता है, आपको पता होना चाहिए। सो कॉन्टिनेंट की एक बेसिक डेफिनेशन है, एनी ऑफ द वर्ल्ड्स मेन कंटिन्यूस एक्सपेंसेस ऑफ लैंड। मतलब किसी भी प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा, उसको आप कॉन्टिनेंट कह सकते हो। दुनिया में 7 प्रदेशों को कॉन्टिनेंट कहा गया है, आपको इनको नाम पता है। आपको बताने का मेन मकसद मेरा सब कॉन्टिनेंट है। उपमहाद्वीप, जब भी हम भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं तो अपने दिमाग में क्लियर नहीं होता कि यार हम एग्जैक्टली किसकी बात कर रहे हैं। तो subcontinent is a part of a continent which is split from rest of the continent by seas, mountains, etc. Hence it is different from rest of the continent in terms of weather and culture. मतलब कॉन्टिनेंट को, बड़े से प्रदेश के एक छोटे से हिस्से को अगर अलग करती है कुछ चीजें, सीज, माउंटेन्स, वॉट, तो उस छोटे से पार्ट को हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। अभी पर्टिकुलरली इंडियन सब कॉन्टिनेंट की यहाँ पे बात करेंगे तो वहां पे ये सारे देश आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स एंड श्रीलंका। आपको ये नाम क्लियर होने चाहिए, आपके नोट्स में काफी अच्छे से इनका जिक्र चाहिए। तो अभी शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। आपको पता है एनसीईआरटी क्लास 6 का हर एक चैप्टर एक क्वेश्चन है एक बच्चे का, और वो आंसर इज अ चैप्टर। तो यहाँ पे रशीदा क्वेश्चन कर रही है कि कोई चीज 100 साल पुरानी है, 200 साल पुरानी है। तो अभी तो हमारे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो 200 साल पुराना है, जो हमको याद करके बताएगा कि ऐसा ऐसा उस वक्त हुआ था। तो आपको पता कैसे चलता है कि वो 200 साल, 300 साल पहले घटना कौन सी हुई, कहाँ पे हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, ये सारी चीजें आपको पता कैसे चलती है। व्हाट, दैट्स अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन ऑफ अ 6 स्टैंडर्ड गाय। सो उसका आंसर इस चैप्टर में अपने को मिलता है। दिस इज द होल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर की रशीदा का एक क्वेश्चन है और उसका आंसर अपने को चैप्टर में मिलेगा। सबसे पहला सब टॉपिक, जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा, हमने पूरे टॉपिक को 5 क्वेश्चन में डाला है। तो ये पहला क्वेश्चन है, लोग कहाँ रहते थे। तो लोग कहाँ रहते थे, अभी हम पर्टिकुलरली इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। पर्टिकुलरली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोग कहाँ रहते थे उसका जिक्र करेंगे। तो चैप्टर में अपने को 4 जगहों का नाम दिया हुआ है। एनसीईआरटी के चैप्टर में अपने को 4 जगहों का नाम है, सुलेमान और किरतर पहाड़ियां, गैरो तथा विंध्य पहाड़ियां, सिंधु नदी और गंगा नदी। तो ये चारों चीजों का अपन अच्छे से डिटेल स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन देखेंगे अभी। सबसे पहले देखते हैं सुलेमान और किरतर पहाड़ियां। 8000 साल पूर्व सबसे पहले यहीं पर गेहूं तथा जौ की खेती हुई थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और पशुपालन की शुरुआत भी यहीं पे हुई थी। दिस इज अ वेरी बिग पार्ट कि ये आता है पाकिस्तान के वेस्ट में, या फिर आप ईस्टर्न अफगानिस्तान भी कह सकते हैं। सुलेमान और किरतर पहाड़ियां हैं यहाँ पे। इसका तख्त सुलेमानी सबसे सर्वोच्च शिखर है। इब्न बतूता नाम के एक शख्स ने, जैसा कि याद आ रहा है मेरे को, तख्त सुलेमानी को मेजर किया था। आपको याद रखना है कि जौ और गेहूं की सबसे पहली खेती इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सुलेमान और किरतर पहाड़ियों में हुई थी, और पशुपालन की शुरुआत भी यहीं पर हुई थी। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इंडस इंडस रिवर विच कंस्टिट्यूट्स इंडियन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन इज वेरी नियर फ्रॉम हियर, राइट। सेकंड देखते हैं गैरो तथा विंध्य पहाड़ियां। तो कृषि का विकास उसी समय में जब सुलेमान और किरतर पहाड़ियों पे भी कृषि का विकास हो रहा था, 8000 ईयर्स पूर्व।
उसी वक्त गैरो तथा विंध्य में भी कृषि का विकास हो रहा था। विंध्य यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में और गैरो है यहाँ पे आसाम में। तो कृषि का विकास यहीं पे हुआ था। विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल की खेती हुई। तो हमको जहाँ 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 पे अपने को सेंट्रल एंड नॉर्दर्न मध्य प्रदेश पता है, वहां पे सबसे पहले चावल की खेती की गई थी। थर्ड देखते हैं सिंधु नदी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस। इसका लोकेशन पाकिस्तान में है और 4700 वर्ष पूर्व सिंधु नदी के किनारे नगर फले फूले थे। वेरी इंपॉर्टेंट, 4700 वर्ष पूर्व सिंधु के किनारे नगर फले फूले। हमने क्या देखा, सुलेमान और किरथर के यहाँ पे कितने साल पहले आए थे, 8000 साल पहले। 4700 वर्ष पूर्व सिंधु नदी के किनारे नगर फले फूले। सिंधु नदी के किनारे लोग बहुत पहले से हैं, नगरों का जन्म 4700 वर्ष पहले हुआ। अभी जब भी सिंधु की बात करते हैं तो उसकी 5 मेन उपनदियों की बात करते हैं। वैसे उपनदियां और भी हैं। 5 मेन उपनदियां हैं, सतलज, व्यास, जिसको मैं बियास बोलता हूं जैसे मैं बचपन में पढ़ा था। सतलज, बियास, रावी, चिनाब और झेलम, 5 इंपॉर्टेंट सहायक उपनदियां हैं। सतलज, रावी, यहाँ पे चिनाब, यहाँ पे बियास और यहाँ पे ये झेलम। ओके, फोर्थ देखते हैं विच इज द लास्ट पार्ट, गंगा नदी, जिसको हम गैंजेस भी बोलते हैं। 2500 वर्ष पूर्व गंगा किनारे नगरों का विकास हुआ। मैंने आपको अभी बताया कि सिंधु के किनारे हुआ था 4700 वर्ष पूर्व। 4700 वर्ष पूर्व मतलब आज से 2020 से 4700 या फिर 2000 के सेंचुरी से लगभग 4700 वर्ष पूर्व, और गंगा के किनारे हुआ था 2500 वर्ष पूर्व। इसका मतलब यह है कि सिंधु वॉज मोर प्रोग्रेस्ड देन गंगा। और जब भी गंगा का जिक्र आता है तो मगध का जिक्र क्यों नहीं आएगा सर? तो मगध गंगा के दक्षिण में था। हालांकि आज के आप इसको आप सम्राट अशोक के टाइम में देखेंगे तो यहाँ पे था कलिंग, यहाँ पे था तक्षशिला, यहाँ पे था उज्जैन और यहाँ पे उनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। सम्राट अशोक के टाइम में मगध था फ्रॉम बंगाल टू इधर, मतलब अफगानिस्तान भी कैप्चर कर लिया था। और नीचे इनको साउथ इंडियन स्टेट्स नहीं कैप्चर कर पाए थे ये, तमिलनाडु, केरला वगैरह। वहां से ऊपर यहां तक और ईस्ट से पश्चिम बंगाल मतलब म्यांमार को टच करके डायरेक्टली यहां पे अफगानिस्तान तक। दिस वाज द बिगेस्ट इंडियन एम्पायर एवर। तो मगध की बात करी हमने। मगध गंगा के किनारे ही फला फूला था। पाटलिपुत्र इनकी राजधानी ले लो या फिर कोई भी दूसरे, नालंदा, सब आप देख लीजिए। तो मगध गंगा के दक्षिण में था। आपको कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि मगध का शासक चंद्रगुप्त मौर्य जी के पहले कौन था? हु वाज द लास्ट एम्परर बिफोर चंद्रगुप्त मौर्य एंड मौर्य डायनेस्टी? और उसका कुल भी बताना है, उसका वंश भी बताना है, वो कौन था। ठीक है, अभी हमने देखा कि लोग कहाँ रहते थे, वो क्लियर हो गया हमने को। अपने 4 चीजें देखी, कौन कौन सी? सुलेमान और किरथर पहाड़ियां। उसके बाद देखा विंध्य और गैरो पर्वत। आपको इमेजिन करना है, याद करना है वहां कहाँ का लोकेशन बताओ मेरे को, उसकी लोकेशन याद करो उसकी। सबसे पहले देखा किरथर और सुलेमान, उसके बाद में विंध्य और गैरो, थर्ड देखा सिंधु नदी, फोर्थ देखा गंगा नदी। तो यहाँ पे लोग कहाँ रहते थे क्लियर हो गया। फोर्थ देखते हैं देश का नाम इंडिया या भारत। ये काफी ज्यादा डिबेटेबल चीज है, बट उसको मैं मेरे हिसाब से या फिर बुक के हिसाब से एनसीईआरटी के बुक में जो लिखा है उस हिसाब से क्लियर करूंगा। तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, देश का नाम इंडिया है या भारत है या फिर कुछ और है, या फिर देश का नाम भारत है तो क्यों है, इंडिया है तो क्यों है। देखते हैं। अभी आपको एक्सप्लेन करना है मुझे देश का नाम क्या क्या है, तो मैं इसको एक 2 आयामों पे या फिर 2 एस्पेक्ट्स पे आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। एक तो ऐतिहासिक और दूसरा संवैधानिक। सबसे पहले देखते हैं ऐतिहासिक। तो इंडिया का मतलब इंडिया और भारत ये 2 अलग अलग एक्सट्रीम्स है। तो अपन इंडिया को समझते हैं कि इंडिया क्यों कहना चाहिए अपने प्रदेश को। तो दिस वर्ड हैज कम फ्रॉम इंडस। इंडस मतलब सिंधु नदी। ईरानी और ग्रीक लोग, जिनको यूनानी भी बोलते हैं ग्रीक लोगों को, वो 2500 साल पहले उत्तर पूर्व से आए थे। हालांकि ज्योग्राफिकली आपको पता ही चल चुका होगा, उत्तर पूर्व से आए थे वो लोग। वे सिंधु को हिंदौस कहते थे। सिंधु कहा नहीं जाता था तो हिंदौस कहते थे, और हिंदौस के पूर्व में स्थित प्रदेश को हिंडिया बोलते थे एक्चुअली। उसका थोड़ा थोड़ा ब्रीफिंग अभी इंडिया हो गया।
सो दिस वाज द होल रीजन व्हाई वी कॉल आवर नेशन एज इंडिया। अभी देखते हैं भारत को सपोर्ट करने वाले कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं। तो भारत शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे पहले होता है, काफी इंपॉर्टेंट। भारत का नहीं होता है, एक्चुअली भरत का होता है। ऋग्वेद के हिसाब से भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रावी नदी के किनारे स्थित लोगों के लिए हुआ है। उत्तर पश्चिम मतलब वर्तमान का पंजाब, रावी नदी है यहाँ पे, तो वर्तमान का मॉडर्न पंजाब। यह उल्लेख 3500 साल पुराना है। तो एज के हिसाब से देखें तो ग्रीक और यूनानी लोग आए 2500 साल पहले, फिर उन्होंने इंडिया कहना चालू कर दिया। बट ऋग्वेद में तो 3500 साल पहले ही लिखा हुआ है। इसका मतलब भारत शब्द पुराना है इंडिया के कंपैरिजन में। बट अभी मुझे ये बताइए, जो चीज पुरानी होती है वो क्या सही भी होती है? ऐसा तो कुछ रूल नहीं है। तो क्या, तो क्लियर नहीं हो रहा है कि भारत कहना है या इंडिया कहना है। तो ऐतिहासिक तौर पे तो अपने को कुछ क्लियर नहीं हुआ। तो अभी दूसरा तौर देखते हैं, संवैधानिक। संवैधानिक देखते हैं। संविधान के आर्टिकल नंबर 1 के पार्ट 1 के पहले लाइन पे आप समझ रहे हैं, आर्टिकल नंबर 1 के पार्ट 1 के लाइन नंबर 1 पे एग्जैक्टली क्लियर करके दिया हुआ है क्या? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब हमारी संविधान सभा ने, हमारे संविधान ने ये मान लिया है 26 जनवरी को कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत, मतलब दोनों शब्दों का अपने को इंटरचेंजेबली यूज करना है। दोनों शब्द समान है जब भी हम अपने प्रदेश की बात करते हैं। तो इंडिया और भारत दोनों ही शब्द सही है। क्लियर हो गया? देश का नाम इंडिया है या भारत? तो आंसर आ गया दोनों है, दोनों इंटरचेंजेबली है, दोनों इक्वली कहे जाते हैं। दोनों में कंपैरिजन करना सही नहीं। कंपैरिजन करना सही है बट दोनों में कंक्लूजन निकालना सही नहीं कि इंडिया कहना है या भारत कहना है। यहाँ पे आई कैपिटल चाहिए था। लोग कहाँ रहते थे हमने क्लियर कर लिया, वो 4 जगहों के नाम। देश का नाम इंडिया या भारत क्लियर हो गया। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं कि अतीत के बारे में कैसे जाने। तो देखो, कुछ भी चीज करनी हो आपको, कुछ भी चीज जाननी हो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि अतीत के बारे में कैसे जाने, तो कुछ भी चीज जाननी हो तो आपको 2 चीजें चाहिए होती है। कौन कौन सी 2 चीजें? सबसे पहले आपको तो इच्छा चाहिए जानने की, और सेकंड आपको टूल्स चाहिए जानने के लिए। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपके मन में इच्छा चाहिए, और सेकंड आपको टूल्स चाहिए जिसकी मदद से आप जान सकें। टूल्स कोई कुछ भी हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है जो आपको सिखाए, कोई बुक हो सकती है, या फिर कुछ ट्यूटोरियल हो सकता है, या फिर कोई वीडियो हो सकता है, या फिर कोई जर्नल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट दैट इज अ टूल एंड विच इज रिक्वायर्ड एट द मोस्ट। तो अपने को यहाँ पे इच्छा तो है अतीत के बारे में जानने की, बट टूल्स कौन से हैं? तो टूल्स है 3। एक तो पांडुलिपियां जिनको मनुस्क्रिप्ट्स भी बोलते हैं, दिस इज द ओल्डेस्ट। अभिलेख जिनको एपिग्राफी भी बोलते हैं, ये थोड़ा सा न्यूअर है। और फिर पुरातत्वीय सबूत which are also known as archaeological proofs which we use in our 21st century। एक एक करके देखेंगे। पांडुलिपियों का मतलब होता है मनुस्क्रिप्ट्स which is known as, पांडुलिपिया को कहते हैं मनुस्क्रिप्ट्स। मनु का अर्थ होता है हाथ और स्क्रिप्ट्स का अर्थ होता है जानकारी। पांडुलिपिया मतलब हाथ से लिखी हुई जानकारी ऐसी दिखती है। मान्यताएं, व्यवहार, राजाओं के जीवन तथा औषधि, विज्ञान, इस सब की जानकारी आपको मिलेगी। मतलब आप 1900 बीसी का कुछ पांडुलिपि देखते हो तो उसको आप में उसमें आपको ये 5 चीजें दिख सकती है। मेनली पांडुलिपि ताड़पत्र या फिर भोजपत्र से बनी होती है, या फिर आप कह सकते हो ताड़पत्र और भोजपत्र के रूप में मिलती है। अभी देखते हैं ये ताड़पत्र और भोजपत्र क्या है। तो ताड़पत्र इज अ पाम लीफ, आपने देखा होगा ऐसा कुछ। ये यहाँ पे शायद तमिल दिख रहा है, ये तमिल या फिर प्राकृत या फिर संस्कृत। प्राकृत में भी कम। आपको आज तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम अपने को जितने भी मनुस्क्रिप्ट्स मिले हैं, पांडुलिपियां मिली है, वो या तो संस्कृत में लिखी हुई है या फिर तमिल में लिखी हुई है। प्राकृत में भी है बट बहुत ही कम। सेकंड देखते हैं भोजपत्र, जिसको हिमालयन बर्च भी बोलते हैं। ये बताना भूल गया कि ताड़पत्र में आप पाम का लीफ ले लो, थोड़ा सा उसको प्रोसेस कर लो और डायरेक्ट लिख सकते हो। बट भोजपत्र में आपको ये हिमालयन बर्च का जो ट्री है उसकी खाल को निकाल के उसको प्रोसेस करके उस पे लिखना होता है। ये थोड़ा सा ज्यादा ड्यूरेबल होता है,
ताड़पत्र के मुकाबले, मतलब भोजपत्र ज्यादा टिकाऊ है ताड़पत्र के मुकाबले। ये यहाँ पे दिख रहा होगा, कुछ लिखा हुआ है, फारसी में लिखा हुआ है शायद, पता नहीं क्या, समझ नहीं आ रही है लैंग्वेज। फिर देखते हैं अभिलेख। मैंने आपको 3 टूल्स बताए थे, वो पहला था पांडुलिपियां, वो हमने क्लियर करवा लिया। दूसरा था अभिलेख और तीसरा था आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स, तो उसकी बाद में बात करेंगे। अभी देखते हैं अभिलेख, एपिग्राफी। दैट वाज अ न्यू सॉल्यूशन। अभी सॉल्यूशन तो क्वेश्चन का होता है, बट क्वेश्चन क्या था या फिर प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि पांडुलिपियां जो कि किसी पेड़ की छाल पे या फिर किसी पेड़ के पत्ते पे लिखी हुई होती थी, उनकी आयु बहुत कम थी। मतलब कीड़े खा जाते थे या फिर नष्ट हो जाती थी या फिर बाढ़ आ जाती थी तो बह जाती थी, ऐसा कुछ हो जाता था, तो वो टिकती नहीं थी पांडुलिपियां। तो टिकाऊनेस का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया अभिलेख ने, और अभिलेख बिकेम अ न्यू सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। इसके भी कुछ माइनस पॉइंट थे, देखेंगे जाके आगे। वह पत्थर, अभी अभिलेख का डेफिनेशन, वह पत्थर अथवा धातु जिसके कठोर सतह पर कुछ उत्कीर्ण कराया गया हो, उसे अभिलेख कहते हैं। बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं कि अभिलेख का मतलब पत्थर ही होता है। नहीं, अभिलेख का मतलब पत्थर नहीं होता है, शिलालेख का मतलब पत्थर होता है। अभिलेख का अभिलेख थोड़ा ब्रॉडर सेंस में है कि उसको पत्थर या धातु कुछ भी बोल सकते हो। धातु पे भी लिखा हुआ अभिलेख अपने को प्राप्त हो चुका है। अभी मैंने आपको बताया कि अभिलेख को क्यों एज ए न्यू सॉल्यूशन बोला गया, क्योंकि उनकी आयु ज्यादा थी। बट अभिलेख का कुछ प्रॉब्लम था। अभिलेख का प्रॉब्लम था कि बनाने का समय ज्यादा लगता था, बनाने का खर्च ज्यादा लगता था और वजन भी ज्यादा था। अभी देखो, पत्थर पे तो एक तो आपको तराशना है, उसके लिए समय और खर्चा तो आएगा ही, उसका वजन भी ज्यादा है। तो ये दैट वाज अ प्रॉब्लम एक्चुअली। बट दैट वाज अ, ये प्रॉब्लम डाइजेस्ट हो सकती है या फिर सॉर्ट आउट हो सकती है, या फिर ये माइनर है, क्योंकि अगर आप कम समय में, कम खर्चे में, कम वजन वाला कुछ बनाते हो, बट वो अगर टिकेगा ही नहीं तो उसका क्या फायदा? तो टिकाऊनेस इसकी ज्यादा होने की वजह से ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। समय, खर्चा और वजन क्या लगता है? सम्राट अशोक के टाइम के बहुत से अभिलेख मिले हैं जिनपे उन्होंने 2 या फिर 3-3 लैंग्वेजेस में, मतलब कभी कभी हिब्रू में, कभी अफगानिस्तान की कुछ लैंग्वेज हो, अफगानिस्तान की तो हिब्रू ही होती है, कभी हिब्रू में, कभी संस्कृत में, कभी प्राकृत में, कभी ग्रीक में, ऐसे भी अपने को अभिलेख मिले हैं। अभी थर्ड देखते हैं, पुरातत्वीय सबूत। मैंने आपको बोला था सबसे पहला पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट वाज पांडुलिपियां, जिसको मनुस्क्रिप्ट भी बोलते हैं। सेकंड पॉइंट वाज अभिलेख, एंड थर्ड पॉइंट इज पुरातत्वीय सबूत, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। आपको एक बहुत बड़ी जानी मानी संस्था है इंडियन गवर्नमेंट की, जिसका नाम है ASI। तो उस ASI का, विच इज वेरी वेरी कनेक्टेड टू आर्कियोलॉजी, तो उस ASI का लॉन्ग फॉर्म बताना है कमेंट्स में। पत्थर, ईंट से बनी हुई इमारतियों के अवशेष अगर मिलते हैं, दैट इज ऑल्सो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। चित्र एवं मूर्तियां मिलती है खोदते समय, तो वो भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। हड्डियां मिलती है तो वो भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। पत्थर या ईंट से बनी इमारतियों के अवशेष से आपको ये पता चलता है कि जैसे जैसे सिविलाइजेशन प्रोग्रेस हुई, वैसे वैसे घर बनाने के तरीके भी बदलते गए। इसकी वजह से आपको अगर कोई ईंट मिलती है तो आप पता लगा सकते हो कि वो कब की थी। चित्र एवं मूर्तियां मिलती है तो आप पता लगा सकते हो कि वो कब की थी। हड्डियां मिलती है तो आपको पता लग सकता है कि जहां पे अपन खोद रहे हैं वो लोग क्या खाते थे, और उस हिसाब से आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि वो चीज कब की थी, वो जगह कब की थी, वो जो खुदाई करके आपको मिलेगा वो पार्ट कब का था। तो ये हो गए पुरातत्वीय सबूत। अभी हमने 3 क्वेश्चंस क्लियर कर लिए यहाँ पे देखते देखते। सबसे पहला क्वेश्चन था कि लोग कहाँ रहते थे। सेकंड क्वेश्चन वाज कि अपने देश का नाम भारत है या इंडिया। थर्ड क्वेश्चन हमने देखा अतीत के बारे में कैसे जाने, विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अतीत के बारे में कैसे जाने में हमने वो 3 चीजें क्लियर कर ली, कौन कौन सी? पांडुलिपियां, दूसरा वो शिलालेख और धातुलेख जिसको अभिलेख भी बोलते हैं, और थर्ड देखा हमने आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो इस प्रकार हमने 3 क्वेश्चंस कवर कर लिए, उसके सब क्वेश्चंस भी कवर कर लिए। अभी चौथा पॉइंट आया है, अतीत एक या अनेक। तो यहाँ पे मुझे कुछ स्लाइड में आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, काफी ज्यादा अंडरस्टूड है कि अतीत
अनेक है, क्योंकि हमारे बुक का नाम ही हमारे अतीत है, हमारा अतीत नहीं है, हमारे अतीत है। तो अगर बुक का नाम ही हमारे अतीत है, दैट इज वेरी अंडरस्टूड कि हमारे अतीत अनेक है। अभी हमारे अतीत अनेक क्यों है? क्योंकि 2015 फॉर एग्जांपल 2015 जो साल था, वो साल को किसी को लॉटरी लग गई तो उसके लिए वो काफी अच्छा साल था। उसी वक्त किसी के घर में किसी का देहांत हो गया तो उसके लिए वो बुरा साल था। तो अतीत हर आदमी के लिए अलग अलग है। दैट इज वाई वी कॉल्ड एज हमारे अतीत, नॉट हमारा अतीत। पांचवा क्वेश्चन है, तिथियों का मतलब क्या है? अभी तिथियों का मतलब इन द सेंस कि लोग बोलते हैं कि 1940 बीसी, इसका मतलब क्या है? या फिर बीसी की जगह कोई कोई बीसी यूज करता है, कोई कोई लेट अस से 2020 एडी या फिर 2020 सीई, इसका मतलब क्या है? तो अभी मतलब बताता हूं। आप एक लाइन इमेजिन करिए, नंबर लाइन जैसी आपने बचपन में पढ़ी थी, जिसके यहाँ पे 0,0 और यहाँ पे सब प्लस 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 है, +1 +2 +3 +4 +5 वगैरह वगैरह, और यहाँ पे सब माइनस है, -1 -2 -3 -4। तो अभी हम अगर जब ईयर बताते हैं तो जीसस के जन्म के बाद के ईयर को क्या बोलेंगे? 2010, 2011, 2012, 2013। तो अभी पिछले साल को ऐसे तो नहीं बोल सकते -2010 -2011 तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक टूल विकसित किए हैं कि अगर हम किसी भी ईयर के सामने अगर हम बीसी लगा देते हैं, इसका मतलब ये है वो जीसस के पहले वाला ईयर है। और हम किसी भी इसके बाद एडी लगा देते हैं, इसका मतलब वो बाद का समय है। ठीक है, तो आपको ये 3 वर्ड क्लियर होने चाहिए, ईसा पूर्व, बीसी और बीसी। वैसे ही आपको बाद के लिए कवर होने चाहिए ईसा, एडी और सी। कोई आपको बोले कि सन 2020, ये भी ठीक है, क्योंकि जनरल कन्वर्सेशन में अपन 2000 के बाद या फिर 2020 के बाद हम एडी या फिर सी नहीं लगाते, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि एडी या फिर सी है। बट कोई आपको बोले कि 2020 बीसी, अभी इसका मतलब क्या है? तो वो कहना चाहता है जीसस के जन्म के 2000 साल पहले, दैट इज यू वांट टू से 2000 साल पहले। तो इसके लिए बीसी दैट मीन्स बिफोर क्राइस्ट, बीसीई दैट मीन्स बिफोर कॉमन एरा। उसके जस्ट अपोजिट है एन्नो डोमिना विच इज एडी, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है आफ्टर क्राइस्ट। और कॉमन एरा विच इज ऑल्सो मीन बाय सीई। तो जीसस के जन्म के बाद का सब है कॉमन एरा, एन्नो डोमिना, और जीसस के जन्म के पहले सब है बिफोर क्राइस्ट और बिफोर कॉमन एरा। ईसा पूर्व और ईसा के बाद तो पता ही चल जाता है नाम से। सो दिस वाज द होल थिंग। सो इस प्रकार हमने ये सारे टॉपिक्स की बात कर ली कि लोग कहाँ रहते थे, देश का नाम इंडिया या भारत, अतीत के बारे में कैसे जाने, अतीत है क्या अनेक, और तिथियों का मतलब क्या है। हमारे ये 5 टॉपिक्स क्लियर हो गए। इसका मतलब ये है कि हमारा ये बड़ा टॉपिक भी क्लियर हो गया, क्या, कब, कहाँ और कैसे। So this is how we completed the chapter. I hope you like the chapter. चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है बट काफी इजी भी है, तो इसको बिल्कुल मत छोड़ना। अपने नोट्स में काफी क्लियर करके रखना है इन 5 क्वेश्चंस के आंसर, और इस प्रकार आपको क्लियर करना है पूरा का पूरा एनसीईआरटी फ्रॉम क्लास 6 to 12। उसमें आपकी मदद करेगा समरी एज इट इज। समरी एज इट इज के हर वीक में 2 या 3 वीडियोस आते रहते हैं जहाँ पे हम एनसीईआरटी अभी कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 अभी कवर हो रही है। आप अगर बाद में या फिर 2021 या फिर 2020 के लास्ट में वीडियो देख रहे हैं तो शायद अब तक पूरे की पूरी एनसीईआरटी कवर हो चुकी होगी। चैनल पे आप बिल्कुल विजिट करिए और हमारे टेलीग्राम ऐप पे भी जुड़िए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको सुबह 8 बजे से पहले सारी की सारी न्यूज़पेपर मिल जाती है, न्यूज अपडेट्स, ई बुक्स, वो भी हम अपलोड करते रहते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट, दैट बिकम्स अ प्लेटफॉर्म फॉर यू टू ज्वाइन विद अदर सिंसियरली प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद।